नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए। सबसे पहला प्रश्न है, किस कारण से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है? किस कारण से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है? तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और डिटेल में चल करके हम थोड़ा सा इसका डिस्कस देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट क्या आता है। तो क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायरल केज और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, दोनों में बेसिकली मेन जो डिफरेंस है ना, वो रोटर में डिफरेंस होता है। रोटर का बाइंडिंग, रोटर का बनावट जो होता है, उसके आधार पे इसका जो डिवीजन है या टाइप्स बांटा गया है वो बांटा गया है। बाकी स्टेटर का जो बनावट होता है दोनों का सेम होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, अब यहाँ पे हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का चर्चा नहीं करेंगे, हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का चर्चा करेंगे। सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, उसमें स्टेटर में रोटर में बाइंडिंग किया हो रहता है और बाइंडिंग के बाद क्या होता है, जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पे स्लिप रिंग होता है, जिसके कारण इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर है उसमें रियोस्टेट स्लिप रिंग पर क्यों बनाया जाता है। वो वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इंडक्शन मोटर है ना, वो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत लो होता है। मतलब स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन थोड़ा स्टार्ट अच्छे से होना चाहिए, लोड पे होना चाहिए। लोड पे नहीं होकर नो लोड पे स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिकली बहुत लो होता है, जिसका जो अवगुण है, मतलब जो डिमेरिट है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है ना, टॉर्क बढ़ा सके, प्रारंभिक टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको बढ़ा सके। जब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा फिर क्या होता है, जब आप इसमें रियोस्टेट प्रयोग कर दिए तो जो इसका जो रोटर का जो करंट है, रोटर में जो बाइंडिंग का करंट है उसका कम जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है, ये आंसर है, इसका आंसर सी, प्रारंभिक धारा को घटाना और प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाना। तो इसका जो मेन रीजन है ना, कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क को बेहतर किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसलिए इसका क्या किया जाता है, इसके जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसका प्रारंभिक धारा को घटाया जा सके। इसमें जो रोटर है, रोटर का प्रारंभिक धारा को कम किया जा सके और इसका बल घूर्ण जो टॉर्क है, टॉर्क को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है सही। चलिए प्रश्न नंबर अब 2 पर ध्यान देते हैं। एक प्रेरण मोटर कैसी धारा होगा, मतलब एक प्रेरण मोटर में कितना धारा होगा यदि बैक ईएमएफ का मान 0 हो। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए स्टेटर है, इसमें क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है। जब थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है तो ये जो इसको बोला जाता है VT, मतलब टर्मिनल वोल्टेज। फिर इसमें करंट प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है, इसको मान लीजिए IA आप बोल सकते हैं, आर्मेचर का करंट है। ठीक है, या स्टेटर का करंट आप इसको बोल सकते हैं, स्टेटर का करंट है। ठीक है, IS है। और इसमें क्या होता है, ये रोटर है, रोटर का सॉरी ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा किसका, स्टेटर का, स्टेटर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रोटर होता है, रोटर घूमने के कारण क्या होता है, इसके जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग में एक EMF उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक EMF बोला जाता है, इसको EB बोला जा सकता है। ठीक है, अब जो जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है VT बराबर IS प्लस EB। क्या होता है, IS प्लस EB, मतलब एक आ रहा है कि आर्मेचर का जो बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा और प्लस जो बैक EMF होगा उसका, इसका जो डायरेक्शन, जो VT का डायरेक्शन होता है और EB का जो डायरेक्शन होता है उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसको बैक EMF नाम ही इस पर इसीलिए है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, बैक में होगा, उल्टा में होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए। ठीक है, अब मान लीजिए कह रहा है इसका मान 0 है,
अब इसका मान 0, तो अब करंट का मान देखिएगा कितना ज्यादा होगा। करंट बराबर क्या निकालेंगे, आई एस बराबर क्या निकालेंगे, वी टी बटा आर एस। अब आर एस जो होता है ना, आर एस का मान भी बहुत कम होता है, क्योंकि स्टेटर का जो बाइंडिंग है उस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, हमारा करंट बहुत बढ़ जाता है। क्यों मेन कारण है ईबी को मान कम होना, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में जो ईबी होता है ना, ईबी 0 होता है। इसी कारण से क्या होता है ना, हमारा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, रोटेशन 0 होता है, रोटर 0 पे घूमता है, क्योंकि रोटर जब 0 पे घूमता है तो ईबी हमारा 0 हो गया। जब ईबी 0 हो गया तो जो करंट, जो आर्मेचर जो करंट खींचेगा, जो स्टेटर करंट खींचेगा, वो काफी ज्यादा खींचेगा, जिसके कारण जिस दिक्कत को दूर करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो मेन यहाँ जो हम अभी ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा उसका होगा अधिक धारा लेना। इसका जो मेन रीजन है कि ईबी का मान जब 0 होगा तो धारा क्या लेगा, अधिक लेगा। ठीक है, आंसर होगा इसका ये। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। किस गति पर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर सदैव चलता है। ठीक है, इसका जो आंसर है तुल्यकालिक गति से कम। ये कैसे हम इसको निकालेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसको समझना ऐसे है कि मान लीजिए ये क्या है, स्टेटर है और ये रोटर है। रोटर में क्या होता है, बाइंडिंग होता है। इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल पर समझिएगा कैसे वर्क करता है। 3 फेज अप्लाई किया जाता है। जब आप 3 फेज अप्लाई करते हैं, जब 3 फेज अप्लाई किया जाता है तो इसमें क्या होता है, इस बाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, मतलब उसका जो नेचर होता है रोटेटिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका जो स्पीड होता है एनएस होता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। कौन सा, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस रोटर का जो कंडक्टर है उसको क्या करता है, उसको काटता है। जब उसको काटता है तो क्या होता है, इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये लेंज का नियम से क्या होता है, ये जो ये स्पीड है उसी स्पीड को पकड़ना चाहता है कौन, रोटर, जिसके कारण क्या होता है, रोटर भी रोटेट करने लगता है। रोटर क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। लेकिन कितना रोटेट करता है, रोटेट करता है इसकी स्पीड से कम। जो एनर होता है ना, रोटर का जो स्पीड होता है वो होता है किसके, इससे कम होता है। किसके, सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, क्योंकि उस स्पीड को पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टेटर का जो फील्ड का जो स्पीड है, जो सिंक्रोनस स्पीड है, उसका स्पीड से हमारा जो रोटर का स्पीड होता है कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, तुल्यकालिक गति से कम होता है, हमेशा कम होता है। कभी उस स्पीड को, मान लीजिए एनएस का मान जो है 1200 आरपीएम है, तो एनआर जो होगा ना, इससे 1200 से हमेशा कम होगा, 1200 नहीं होगा। एनआर जो होगा 1200 नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बोधि टेक्निक, आज आप इस वीडियो या इस लेक्चर को देखना चाहते हैं, या इस प्रकार का जो एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप बोधि टेक्निकल ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें एक कोर्स अवेलेबल है जिसका जो सिर्फ कॉस्ट है वो आप 9 रुपये में परचेज कर सकते हैं। 9 रुपया में परचेज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना है प्ले स्टोर पर जाना है, बोधि टेक्निकल ऐप सर्च करके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें 3 कोर्स दिखेगा। एक दिखेगा 149 का, एक दिखेगा आपको 49 का, और एक दिखेगा 29 का। एक दिखेगा कितना, 29 का। 29 वाले जो कोर्स है उसमें वेलकम 20 जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, तो वो कोर्स जो है आपको 9 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 9 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है वो आप समझ लीजिए। 1000 प्रश्न जो है, एमसीक्यू प्रश्न जो है 1000 मिलेगा। एमसीक्यू टेस्ट जो है 50 मिलेगा, जो कि चैप्टर वाइज है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं ना कि अभी हम जब इंडक्शन मोटर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इंडक्शन मोटर का प्रश्न कर रहे हैं, इसमें और कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज जो है आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अब इस को आप परचेज कर सकते हैं।
अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं इसको, तो पहले आप इसको डेमो के तौर पे, इसमें बहुत सारे ऐसे जो है फ्री कंटेंट के रूप में अवेलेबल है, टेस्ट और ये जो लेक्चर का सॉल्यूशन है उसका फ्री कंटेंट के रूप में अवेलेबल है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, खाली प्ले स्टोर से क्या करना है, बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब आप पूरा कोर्स परचेज करेंगे ना, तो उसमें 9 रुपये पे करना होगा आपको, ऐसा फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर प्रचालित होता है। यदि मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम हो तो स्लिप क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि जैसे कोई इंडक्शन मोटर है जिसका पोल की संख्या कितना है, 4 है, उसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, 440 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी बोला 50 हर्ट्ज है, ठीक है, इस पे ऑपरेट हो रहा है। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 440 आरपीएम, 1440 आरपीएम। अब बोला है स्लिप निकालना है, मतलब एस निकालना है, ठीक है, ये भी परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज स्लिप निकालना है, ठीक है, परसेंटेज स्लिप निकालना है, मतलब ठीक है, मतलब प्रतिशत स्लिप निकालना है, ठीक है। अब इसको हमको, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप बराबर फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, एन आर होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है मोटर की वास्तविक गति इतना है, एन आर दिया हुआ है, एन आर क्या हुआ है, दिया हुआ, सॉरी यहाँ एन एस होता है, एन आर दिया हुआ है। अब हमको एन एस निकालना है, तो एन एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन एस बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी, 120 एफ बटा पी। 120 अब फॉर्मूला पर रख देते हैं सारा चीज, 120 गुने फ्रीक्वेंसी कितना है 50 और पोल कितना है 4, तो 4 तिहाई 12 30, ठीक है, और यह 50 5 तिहाई 15, तो एन एस बराबर जो हो गया, एन एस बराबर हो गया 1500 आरपीएम। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका अब जरूरत नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर प्रचालित होता है। यदि मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम हो तो स्लिप क्या होगी। जो एस की बात बोल रहा है कि एस क्या होगा, तो स्लिप क्या होगा, जिसमें दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, एन आर दिया हुआ है 1440 आरपीएम दिया हुआ है, और पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 4 पोल दिया हुआ है। अब बोला स्लिप बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, ठीक है। अब हमारा क्या क्या दिया हुआ है, एन आर दिया हुआ है, एन एस नहीं दिया हुआ था। एन एस निकालने के लिए क्या करना होगा, एन एस निकालने के लिए करना होगा, एन एस बराबर फॉर्मूला जो होता है 120 एफ बटा पी, 120 गुने एफ कितना है 50 हर्ट्ज है, पी कितना है 4 है, कितना हो गया 1500। क्या आ गया हमारा, आ गया एन एस बराबर आ गया 1500 आरपीएम, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा हटा क्लीन करते हैं, क्लीन करके फिर देखते हैं हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं, जो एस बराबर है उसको फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं।
तो हो गया 1500 माइनस 1440 बटा 1500। अब माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 60 बटा 1500। नहीं ये कटेगा ना, इसे कट जाएगा तो 30 बचे होता है 150, ये हो जाएगा 25, मतलब हो गया 1/25। अब बोलेंगे 1/25। अब यहाँ पे हमको ये बात कर रहा है परसेंटेज स्लिप की बात कर रहा है, तो परसेंटेज स्लिप करने के लिए गुना करना पड़ेगा 100 से। जब हम 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4। इसका जो आंसर होगा सी। कैसे निकला? हमारा एनआर दिया हुआ था, एनआर दिया हुआ था, हमको एनएस चाहिए था, एनएस हम निकाल लिए। क्यों? एनएस बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 120 F/P से। ठीक है, जब एनएस निकल गया तो ये स्लिप का जो फॉर्मूला है, स्लिप का फॉर्मूला पे हम पुट कर दिए। पुट करने पर हमारा क्या होगा, स्लिप आ गया 4%, 4%। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस कारण से 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? तो बोल रहा है किस कारण से, कारण क्या है जिसका स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर जो है हमारा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि जो हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है, तो जब उसको सप्लाई से आप कनेक्ट करेंगे, मतलब स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें उसका जो बैक ईएमएफ होता है ना, बैक ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है। बैक ईएमएफ जीरो होने के कारण क्या होता है ना कि उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा खींचता है, जिससे कारण हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो इंडक्शन मोटर है और स्टेटर का जो बाइंडिंग है वो जलने का मैक्सिमम चांस रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट काफी ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर उसका नॉर्मल करंट है 10 एम्पियर, तो जो स्टार्टिंग करंट होगा या तो 50 से 70 एम्पियर तक हो सकता है। तो समझिए कि जिसका क्षमता 10 है और 50 एम्पियर से 70 एम्पियर अगर खींचने लगेगा, क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में जो बैक ईएमएफ होता है ना वो जीरो होता है। बैक ईएमएफ जीरो होने के कारण स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है। ये तो ठीक है, ये तो हुआ डिटेल में बात। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या रीजन है, तो रीजन यही है कि हमारा स्टार्टिंग करंट जो होता है वे स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 से 7 गुना ज्यादा लेता है। ठीक है, 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेता है, इसलिए स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर जो है स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारा जो स्टार्टिंग के समय जो इतना ज्यादा करंट, हैवी करंट जो खींच रहा है इंडक्शन मोटर, वो नहीं ले सके और हमारा इंडक्शन मोटर जो है जलने से बच सके। तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस विधि के द्वारा प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो अब गति नियंत्रण के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि गति पहले डिपेंड किस पे करता है। गति जो है डिपेंड किस पे करता है, एनएस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है 120 F/P। मतलब जो हमारा स्पीड जो डिपेंड करता है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और पोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और डिपेंड करता है एक टर्मिनल वोल्टेज पे, क्योंकि वोल्टेज, अब ऐसे समझिए वोल्टेज का मान भी तो गति पे कंट्रोल करेगा ना। जैसे वोल्टेज कम है तो कम गति पे चलेगा मोटर, वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा गति पे चलेगा मोटर। ठीक है, तो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या क्या है, ध्रुव की परिवर्तन पर। तो ध्रुव के परिवर्तन P क्या है, हमारा ध्रुव है। ध्रुव का मान अगर ज्यादा होगा तो गति क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ध्रुव का मान कम होगा तो गति क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा स्पीड ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो स्पीड कम होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी पे तो ध्रुव पर निर्भर कर रहा है। आर्मेचर प्रतिबाधा नियंत्रण आर्मेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा VT पे डिपेंड कर रहा है ना। जब VT का मान हम कम करेंगे, मतलब वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मान कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, उसको हम हो सकता है आर्मेचर में श्रेणीक्रम में प्रतिरोध लगा दें, जिसके कारण हमारा वोल्टेज का मान कम हो जाए। ठीक है, तो हम इस ये भी विधि द्वारा हमारा जो है वोल्टेज, इसका स्पीड कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब स्पीड कंट्रोल किया जाता है या गति का परिवर्तन किया जाता है। अब एक है फ्लक्स नियंत्रण, मतलब फाई। तो ऐसे समझिए कि सारा जो खेल है, खेल तो हमारा फ्लक्स का ही है ना। कि जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर, इसका सप्लाई जब दिया जाएगा इसमें, तो ये जो इसमें जो बाइंडिंग है वो क्या उत्पन्न करेगा,
फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो फ्लक्स जब उत्पन्न करेगा तो फ्लक्स पे तो डिपेंड करेगा ना कि फ्लक्स का मान ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड होगा, कम है तो कम स्पीड होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल करते हैं तो वोल्टेज कंट्रोल करने से क्या होता है, मेरा फ्लक्स कंट्रोल तो ही होता है। वोल्टेज कंट्रोल होने से हमारा क्या होता है, करंट कंट्रोल होता है। करंट कंट्रोल होने के कारण क्या होता है, हमारा फ्लक्स कंट्रोल होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, Vt अगर कम करेंगे, Vt कम करेंगे तो जो आर्मेचर का करंट है, स्टेटर का करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जब स्टेटर का करंट जो है, करंट फाई किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो करंट भी करंट जब कम होगा तो हमारा फाई भी कम हो जाएगा। तो फ्लक्स नियंत्रण विधि, इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा डी। ध्रुव को संख्या परिवर्तित करके भी कर सकते हैं, आर्मेचर प्रतिबाधा नियंत्रण से भी कर सकते हैं, फ्लक्स नियंत्रण से भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है सभी। किस कारण से प्रेरण मोटर द्वारा प्रारंभन में अधिक धारा ली जाती है, किस कारण से, इसका कारण क्या है, शून्य विद्युत रोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल, मतलब बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है। यह ध्यान रखिएगा, क्यों 0 होता है, क्योंकि रोटर का स्पीड 0 होता है। रोटर का स्पीड 0 होने के कारण क्या होता है, इसका बैक ईएमएफ 0 होता है, जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो करंट जो ज्यादा खींचता है। ज्यादा खींचने से, अब ज्यादा खींच रहा है तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो करंट, जो स्टार्टिंग करंट जो 5 से 7 गुना ज्यादा ले रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाया जाता है। तो ये नाम से ऐसा पता चल रहा है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले मतलब ओवरलोड से सुरक्षा के लिए ही ओवरलोड रिले लगाया जाता है। ओवरलोड, जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर है, तो ये पुली है, तो इसको, ये जो इसका जो लोड है ना, ये ओवरलोड पे ना हो जाए, इसके ओवरलोड पे, कि ताकि ये ओवरलोड जैसे ही हो तो ये रिले जो है, रिले सेंस करे और इसका जो सीबी है, ये एमसीबी है, उसको ट्रिप करा दे। तो हमको जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ओवरलोड रिले है, ओवरलोड पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ओवरलोड में क्या होता है, जैसे ये ओवरलोड हुआ, अब इसको थोड़ा सा निष्कर्ष निकालिएगा। ओवरलोड जब होता है कोई भी इंडक्शन मोटर या कोई भी मोटर, जब ओवरलोड होता है तो उसका जो करंट खींचने का जो रेशियो है ना, वो बढ़ जाता है, मतलब करंट ज्यादा खींचने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप समझते हैं, किसके विरुद्ध सुरक्षा के प्राप्त करने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है। इसका होता है अधिक धारा। ठीक है, अधिक धारा जो ले रहा है लोड के, ओवरलोड के टाइम में, उससे सुरक्षा पाने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। इसका अधिक धारा जो प्राप्त कर रहा है वो करेगा या ओवरलोड के टाइम में, उसको सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ओवरलोड के कारण क्या होता है, धारा खींचने लगता है ज्यादा। वोल्टेज क्यों, वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज तो ही रहेगा, वोल्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि मोटर ओवरलोड पे हुआ तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, करंट। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को एसी सप्लाई दिया जाता है। तो ये आप जान रहे हैं कि एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर, जो हमारा सप्लाई दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, स्टेटर में दिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, इसका आंसर है बी, स्टेटर। किस व्यंजन से कम प्रेरण मोटर की वास्तविक गति प्राप्त करते हैं, किस व्यंजन से कम प्रेरण मोटर की वास्तविक गति प्राप्त करते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि प्रेरण मोटर का जो वास्तविक गति है, जो वास्तविक गति क्या हुआ, रोटर का गति, रोटर का गति कौन सा व्यंजन से, कौन सा फॉर्मूला से जो है प्राप्त किया जाता है। तो आप जानते हैं कि एन बराबर जो एक और फॉर्मूला होता है ना, एक तो फॉर्मूला होता है क्या, एन बराबर होता है 120 एफ बटा पी। ठीक है, ये तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम एक और फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है, एन बराबर होता है एन एस माइनस 1
माइनस स्लीप, मतलब एन बराबर जो स्पीड होता है उसमें सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस स्लीप को जब सिंक्रोनस स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा जो स्पीड है वो स्पीड निकलेगा। कौन सा स्पीड निकलेगा? रोटर का स्पीड निकलेगा, एनआर का स्पीड निकलेगा, जिसको हमको वास्तविक गति की बात किया जा रहा है। मतलब रोटर स्पीड बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड इनटू 1 माइनस स्लीप। ठीक है, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, रोटर की कॉपर हानियां पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मोटर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ाया जाए? तो ये आप इसको एक शब्द में याद कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी पर कॉपर लॉस निर्भर नहीं करता है। कॉपर लॉस फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन लॉस पे निर्भर करता है? हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ चलेगा, पेन क्यों नहीं चल रहा है, नोट कर लीजिए। हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। कॉपर लॉस सिर्फ और सिर्फ जो निर्भर करता है वो करंट पे निर्भर करता हो। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। तो इसका आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर हानि होता है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन निर्भर करता है? हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। कॉपर लॉस हमेशा जो डिपेंड करता है वो सिर्फ करंट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का चयन करते हैं? मोटर जब हम खरीदते हैं या चयन करते हैं या कहीं कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है और उसका मंगाना है या खरीदना है, तो क्या कौन कौन सी बात पे हम ध्यान देंगे? तो उसका हम इसमें सभी बात पे ध्यान देंगे। मतलब कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम जो टर्म है उसमें रिलेटेड है उससे सभी बात पे ध्यान दिया जाए खरीदते वक्त। तो कौन कौन? वोल्टेज, हॉर्स पावर पे ध्यान, कितना हॉर्स पावर का चाहिए, क्या वोल्टेज है उस पर भी ध्यान दें। उसका हमारा जो स्पीड का रिक्वायरमेंट है उस पर भी ध्यान देना होगा। फ्रेम इनक्लोजर साइज पे भी ध्यान देना होगा। बेरिंग पे भी ध्यान देना होगा कि हमारा बेरिंग जो बॉल बेरिंग होता है सबसे कॉमन यूज बेरिंग है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा इसका होगा आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर की सरपन चाल की परिभाषा क्या है? मोटर की सरपन चाल का परिभाषा क्या है? सरपन जो बोला जा रहा है ना उस स्लिप को बोला जा रहा है, स्लिप की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो स्लिप की जो बात किया जा रहा है तो स्लिप बराबर क्या होता है? स्लिप बराबर होता है, स्लिप स्पीड बराबर नहीं होता है। ये स्लिप स्पीड की बात है, तो स्लिप बराबर होता है हमारा एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। अब स्लिप स्पीड की बात कर रहा है, स्लिप स्पीड की बात कर रहा है, तो हमारा जो स्लिप स्पीड होगा ना ये सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड होगा। सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड हमारा कौन है? ये है, और रोटर की चाल कौन सा? ये है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, स्लिप सिर्फ पूछा जाता है तो हमारा आंसर होता है ये, तो ये तो है ही नहीं, तो ये गलत प्रश्न हो जाता है। लेकिन हमारा स्लिप स्पीड की बात कर रहा था, स्लिप स्पीड होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ठीक है,